आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प एग्जाम पॉइंट में। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल का जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन उसको कवर करना, उसके साथ और भी प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, सीडीएस, ईटीसी। हिंदी एडिशन है, 4100 प्लस एमसीक्यू है कैलकुलेशन के साथ, और इसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज। देखते हैं अदर हेयरिंग लेवल एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम, सब प्रीवियस ईयर जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको कवर करने जा रही है क्वेश्चन बैंक के थ्रू। मस्ट कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन बैंक, मस्ट ऑफ द लेटेस्ट एग्जाम इंक्लूड, जो भी नए एग्जाम उन सभी में आने वाले रिपीट करने वाले क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि इसमें देख सकते हैं अभी हम लोग क्या क्या कवर करने वाले प्रागैतिहासिक काल। अभी आज देखेंगे पार्ट 1 में, सेकेंड पार्ट में सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, इस तरह करके ये पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल अध्याय 1 कवर करने। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल हेल्प एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और किसी भी बुक का रिव्यू देखने के लिए या फिर किसी भी बुक का कंप्लीट रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एग्जाम से अपडेटेड कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको देते रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे वो मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे तो दफनाते थे, लेकिन कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की ओर उनका सिर और दक्षिण की ओर उनका पैर होता था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई थी उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। पहला, तीसरा और चौथा। पहला, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी में जो अनेक प्रकार के औजार थे उनका उपयोग नॉर्मल था, वो सब होता रहता था। और तीसरा सही है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोड के जया का सिद्धांत था। कोड के जया का सिद्धांत कौन सी शताब्दी में था? 5वीं शताब्दी, इसको याद रखिएगा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत ज्ञात था। चौथी में चक्रीय, ये तो सिंपल है, चौथी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था, और 5वीं में कोड ज्यामिति का सिद्धांत था, और प्रथम शताब्दी में औजारों का उपयोग नॉर्मल था। चलिए आगे चलते हैं। खदानों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, ये पूछा यूपीपीसीएस का मेंस में, जीएस पेपर 1 में। इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि खदान यानी कि खाने पीने वाले पदार्थों की उपज यानी कि कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। आगे चलते हैं। चौथा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, यानी कि पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था? जो उत्खनित हुआ है उसके आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तो मध्यपाषाण काल में। यानी कि नवपाषाण काल में कृषि और मध्यपाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है? यानी कि फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो इसका हो जाएगा मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल में जो संस्कृति थी उसको हम लोग फलक यानी बीच की संस्कृति क्या कहते थे? फलक। आगे देखते हैं। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? इसके ये पूछा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप लोग एक बार हर एक क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पे देख लीजिए।
मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए चौपानी मांडो से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो। आगे चलते हैं। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च पूर्व पाषाण काल से। यानी कि प्राचीन काल में जो कला की आकृति थी वो उच्च लेवल की होती थी। उच्च पूर्व पाषाण काल से याद रखिएगा, उच्च लेवल की होती थी उस समय की। प्राचीन काल की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती थी। सराय नहरराय और महदा, ये बहुत बार पूछा है। सराय नहरराय और महदा संबंधित है किससे? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा की घाटी में मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति थी वहाँ पर उसके अवशेष मिले हैं सराय नहरराय और महदा से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े पाषाण यानी कि पत्थर होता है, पाषाण का मतलब पत्थर, बृहद यानी बड़ा। दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े पत्थर की समाधियाँ संबंधित हैं किससे? ये लौह काल से। किस काल की है? लौह काल की। आगे देखते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? यानी कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव जो थे उनके बारे में जो ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा फैक्ट सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वह कोर उपकरणों का उपयोग करते थे। कोर यानी कि जैसे कि नुकीला, इस प्रकार का औजार का उपयोग पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में दिया गया है कि पूर्व पाषाण काल के मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यानी कि बहुत बड़े पाषाण जो है उसके स्मारक की पहचान कैसे की गई? तो मृतकों को दफनाने का स्थान से, यानी कि जहाँ मृतक दफनाए गए थे वहाँ पर भूमि उच्च होती थी, इसलिए उसको खुदाई में पाया गया। तो उससे पता चला कि वहाँ पर पाषाण मृतक को दफनाया गया था। बड़े बड़े पत्थर से घेर कर, जैसे यहाँ पर मृतक सो गया, इसके आरी आरी बड़े बड़े पत्थर रख करके ऊपर से ढाप देते थे। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित है? दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक समाधियाँ हैं वो किस काल से संबंधित है? तो लौह काल से। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संगमकल्लू। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगमकल्लू। यह नवपाषाण काल का यह स्थल है संगमकल्लू, जो वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है। 14 राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिण भारत। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत के। राख के टीले याद रखिएगा, दक्षिण भारत। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? यानी कि पेशा। पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे वो पेशे से क्या मतलब उनका क्या करते थे वो लोग? तो वो लोग शिकार खेलते थे। यानी कि शिकार करना उनका वही एक खेल था, या फिर हम कह सकते हैं मुख्य धंधा या पेशा था। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। आगे देखते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? यानी लंबवत पुरातत्व उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के निम्नलिखित में से विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत के काल मापन का। संस्कृति के काल मापन, यानी कि लंबवत खनाई 2 प्रकार का होता है, एक होता है लंबवत, एक होता है गोलाकार वृत्ताकार। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। अल्मोड़ा निकट लखुडियार पर लाल रंग से उकरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वे किस काल की है? तो वे हैं पाषाण काल की। अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके निकट लखुडियार यानी कि लाखों गुफाओं वाला लाल रंग से उकरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है, लाल रंग की उकरी गई, जैसे साथ में नाचते हुए दिखाया गया उन लोगों को ऐसे करके हाथ पकड़ के, तो उसमें वो किस काल की है? पाषाण काल की।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्य जो थे उनके जीविकोपार्जन के लिए उनका मुख्य साधन क्या था? कृषि। आर्य कृषि करते थे और उनका प्रिय पशु पूछेगा तो घोड़ा हो जाएगा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और उनका मुख्य साधन क्या था? कृषि। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कॉपर एज यानी कि ताम्र पसाड़ युग को हम लोग चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? किस काल को? ताम्र पसाड़ काल को। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश के कौन से शहर में या फिर कौन से गुफा में प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए गए हैं? इसका भीमबेटका। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी हो जाएगा भीमबेटका। भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। याद रखिएगा, रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ से सबसे अधिक शिलाश्रय पर चित्र बने हुए पाए गए, यानी चट्टानों पर सबसे अधिक चित्र बने हुए कहाँ पर पाए गए हैं? तो भीमबेटका के पसाड़ काल से अभी तक वर्तमान में वो स्थित है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से मिला है। इसका हो जाएगा बी, कश्मीर में। कश्मीर में जो शव था उसके साथ में कुत्ता दफनाया गया था और वहाँ पर अंदर गड्ढे में ऐसा लगता है कि वो घर में दफनाया गया। पहले के लोग गड्ढे में ही रहते थे कश्मीर में। ये भी याद रखिएगा कि जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। नवपसाड़ कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? पसाड़ कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? इसका हो जाएगा डी, यानी कि 1 एवं 2। बुर्जहोम ये भी कश्मीर में है और दूसरा गुफरकाल। नवपसाड़ कालीन गर्त निवासों का अवशेष, गर्त यानी गड्ढा, निवास यानी कि गड्ढे में रहने वाले लोगों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम जो कश्मीर में पड़ता है और गुफरकला वहीं पर पड़ता है कश्मीर में। दोनों बुर्जहोम और गुफरकला कश्मीर में पड़ता है। नवपसाड़ काल का यह स्थल है, याद रखिएगा। और यहाँ से गर्त निवासों का अवशेष मिले हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। अभी ऊपर बता रहे थे बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। इनके साथ मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था जो कि कश्मीर में पड़ता है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पूछा गया है। गर्त निवास निम्न में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास कश्मीर घाटी की नवपसाड़ संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है कि कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग ज़्यादातर गर्त यानी गड्ढे बनाकर नीचे अंदर रहते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा बुर्जहोम। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट किया है, ऊपी लोअर में पूछा हुआ था ये। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुरिंग द डॉग, ये हो जाएगा बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपसाड़ स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? यह मेहरगढ़। याद रखिए, गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। अगर यहाँ पर चिरांद होता, यदि ऑप्शन में होता चिरांद जो बिहार में पड़ता है, तो ऑप्शन में ये होता तो यहाँ पर हो जाता है। यानी कि सबसे पहले यहीं पर गेहूं और जौ के अवशेष मिला। अभी प्राचीन में नया ये क्वेश्चन है। बुर्जहोम के नवपसाड़ कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रचलित थी? कुत्ता। यही तो पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पसाड़ संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस पुरास्थल से प्राप्त पसाड़ संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इसका हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ पसाड़ काल से लेकर हड़प्पा तक के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से। अगर यहाँ पर चिराद होता तो यहाँ पर हो जाता चिराद, बिहार में पड़ता है। पीछे ऊपर भी बताए थे अभी।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका ऑप्शन है सी। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। वही क्वेश्चन रिपीट किया बार बार, बहुत बार पूछा ये तो। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप पालतू भैंस यानी कि भैंस पालने की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कृषि मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन यानी कि अस्थायी जीवन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो इसका भी हो जाएगा मेहरगढ़। और कृषि भी यहीं पर स्टार्ट हुआ था, तो अस्थायी जीवन भी यहीं पर, पशुपालन भी यहीं पर, कृषि के साक्ष्य भी यहीं पर। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो यह लहुरा देव। गंगा घाटी में धान की खेती, गंगा के मैदान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव से। मध्य पौराणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर कि मध्य पौराणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उस स्थल का नाम है आदमगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपका विंध्य के क्षेत्र से। भारत में धान की खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विंध्य के क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो ये बेलंग घाटी। किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलंग घाटी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उच्च पुरापाषाण कालयुगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा बेलंग घाटी, उत्तर प्रदेश से। हड्डी से बनी हुई मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलंग घाटी, उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? इसका हो जाएगा बेलंग घाटी, उत्तर प्रदेश। जो कि ये बेलंग घाटी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास में स्थित है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो भारत में प्राचीनतम जीवाश्म मिला है बी, ऑप्शन नंबर बी, हथनौरा से। याद रख देखिए यहाँ पर MPPCS में पूछा है, UPPCS में, UPPCS 2-3 बार पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है हिस्ट्री का। ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपडेटेड रहिए हमेशा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? हथनौरा से। जीवाश्म याद रखिएगा, जीवाश्म हथनौरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव जो थे सबसे पहले कौन सा अनाज उपयोग किए थे? इसका हो जाएगा जौ, उसके बाद गेहूं। ये डाउट हो जाता है क्वेश्चन, गेहूं की जौ, जौ की गेहूं। सबसे पहले जौ, मानव द्वारा उपजाए जाने वाला सबसे पहली फसल कौन सी थी? जौ थी। निम्नलिखित में से किस मध्य पौराणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण महदा से, महदा से। आभूषण यानी कि पहनने वाला, बताइए हड्डी से बना हुआ पहनते थे, महकता भी नहीं था। महदा के लोगों को महकता नहीं था, याद रखिएगा इसे ट्रिक बना के। इसका हो जाएगा महदा। आगे चलते हैं। होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल यानी कि सिर, हेड किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ये नर्मदा घाटी में हथनौरा से। हथनौरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी हो जाएगा यहाँ पर क्लियर कि हथनौरा नर्मदा घाटी में स्थित है। यहीं से होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था नर्मदा घाटी से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में
प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण, अभी तो पढ़े थे ऊपर महादाय, और क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। यूपीआरओ एआरओ में पूछा था, निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महादाह से। यही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार आगे पीछे करके रिपीट किया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? इसका दमदमा। दमदमा में याद रखिए कि दमदमा में दबे हुए थे 3 लोग। दमदमा में दबे हुए थे 3 लोग, यानी कि 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान मानव बस्ती बसने का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है? तो कालपी। कालपी में याद रखे, कालपी में काम करते थे लोग। सबसे पहले मानव बस्ती यहीं पर बसाए थे। कालपी में काम करने के लिए मानव बस्ती बसाए थे। नॉर्मल अपने माइंड में सेट कर रहे ट्रिक के तौर पे। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कौन सा स्थान पर स्थित है ये? दधेरी पंजाब में पड़ता है। दधेरी कहाँ पर है? पंजाब का एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सबसे अधिक मानव के कंकाल विंध्य के क्षेत्र में कहाँ से मिले हैं? तो लेखहिया से। आगे चलते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सबसे अधिक मानव कंकाल लेखिया से हो गया। गैरिक मृदभांड पात्र OCP जिसको बोलते हैं, इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। नवदा टोली कहाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पसाड़ उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसामपुर कर्नाटक। याद रखिए, केंद्र इसामपुर। पसाड़ उपकरण निर्माण का केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसामपुर में। और इसामपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, याद रखिएगा कि पसाड़ उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? इसका वजह D अतरंजी खेड़ा। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? अतरंजी खेड़ा में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन को, उसको याद रखा। अतरंजी खेड़ा। इस नदी तंत्र किस नदी के बारे में दिया है? आगे चलिए। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का एक बुर्जहोम सबसे संघन वितरण है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों, दूसरा आहार तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला। तीसरा कश्मीर से नवपाषाणी स्थल से 3 कुनाल आरंभिक पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन 4 घग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में माना जाता है। यानी कि नदी तंत्र के हड़प्पा बस्तियों का इसको मिलान करना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चौथा का 4 3 1 2, यानी A का हो जाएगा 4, A का हो जाएगा A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 3 और C का हो जाएगा 1 और D का हो जाएगा 2। भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन है, इसका हो जाएगा बुर्जहोम। आगे चलते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, महाराष्ट्र। इनाम गांव
महाराष्ट्र, याद रखिए इनाम महाराष्ट्र में मिलता है, इनाम महाराष्ट्र, इनाम महाराष्ट्र, सिंपल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, ताम्र पसाड़ काल। कच्चे एवं पक्के मकान किस काल के हैं? नदी तट अधिक अधिवास, शैलाश्रय अधिवास, गर्त अधिवास। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, उल्टा है। पहला का हो जाएगा गर्त आवास। पूरा पसाड़ काल के लोग कहाँ रहते थे? गर्त आवास में, सॉरी, पूरा पसाड़ काल के नदी तट पे। मध्य पसाड़ काल के लोग कहाँ रहते थे? शैलाश्रय में। नव पसाड़ काल के लोग कहाँ रहते थे? तो गर्त, नव पसाड़ काल के गर्त आवास। ताम्र पसाड़ काल के कच्चे एवं पक्के मकान में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, इसको भी मिलान करना है। हड़प्पा में कौन सी नदी है? तो रावी नदी है। इसके आधार पर कौन सा इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। यानी कि हड़प्पा में रावी नदी, हस्तिनापुर में गंगा, नागार्जुन कोंडा में कौन सी नदी हो जाएगा? इसका कृष्णा नदी। नागार्जुन, नाग पर याद रखे कृष्णा जी सवार होते हैं। और ये हो जाएगा डी का पहला। पैठन में गोदावरी नदी, हस्तिनापुर में गंगा, हड़प्पा में रावी, नागार्जुन में कृष्णा और पैठन में गोदावरी नदी स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक में है, ये गलत है, यहीं सुमेलित नहीं है। चिरांद बिहार में पड़ता है, ऊपर बताए थे। पांडु राजा डीबी बंगाल में। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये तो नॉर्मल था। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़, चित्रकूट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का दूसरा। उदयगिरी शिलाओं के उत्खनित कर गढ़ी मूर्ति स्तंभ आदि यहाँ से मिले हैं। और दूसरा हो बी का हो जाएगा पहला, भीमबेटका, ये प्रागैतिहासिक काल का शैलचित्र यहाँ से मिले हैं। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और लास्ट है चित्रकूट रामकथा से जुड़ी तीर्थ स्थान है। चित्रकूट में जहाँ पर रहते थे सीता जी के साथ, जहाँ सीता हरण हुआ था, चित्रकूट में रहते थे, वहीं पर रामकथा जुड़ी तीर्थ स्थान है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र जहाँ से शैल पर बने चित्र प्राप्त हुए। उदयगिरी कर्नाटक में स्थित है, शिलाओं को उत्खनन कर गढ़ी मूर्ति स्तंभ आदि यहाँ से मिले हैं। आगे चलते हैं। कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पसाड़कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण, अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पसाड़ उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। कूट में बताइए कौन सा सही है, कौन गलत है और कौन किसका स्पष्टीकरण कर रहा है और कौन सा स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ अधिकतर कृषि स्थलों से नव पसाड़कालीन उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। भारत में अधिकतर स्थलों से नव पसाड़काल के ही उपकरण प्राप्त हुए हैं। अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, तभी कृषि का विकास होगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे चलते हैं। सूची हज नाम को सूची हज नेम से सम्मिलित कीजिए। उज्जैन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर है, बिरनापुर बनारस बी में, उज्जैन कायथा आहाड़। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पसाड़, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर थॉमसन के द्वारा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों से पसाड़, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। आगे चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला? अतरंजी खेड़ा के। अतरंजी खेड़ा में उत्खनन हुआ था, वहां से मिले थे। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पसाड़कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। ये लुसेंट में दिया।
भारत में प्रथम पूरा स्तर युगिन और औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसे जाता है? इसका आरबी फुट को। पूरा प्रस्तर युगिन औजार की खोज किए थे आरबीसी फुट, याद रखिएगा। भारत में प्रथम पूरा पसाड़ी उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार थे। ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक यानी भूमि से संबंधित वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ए कनिंघम, यानी बर्सिंग कनिंघम इनका नाम है। नवदा टोली उत्खनन किसने किया था? इसका एच.डी. संकालिया। नवदा टोली एच.डी. संकालिया जो महाराष्ट्र में पड़ता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूरा पसार उपकरण की खोज की मूलतः थे, यह अभी क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया। एक भू वैज्ञानिक थे यानी भूगर्भ वैज्ञानिक थे। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? यह हो जाएगा क्रोमेर्गन। शुरुआती मानव को किस नाम से जानता था? क्रोमर्गनन के। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत में। किस देश में हुआ था? भारत के सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में खेती कपास का हुआ था सबसे पहले। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फोलिस की, चट्टानों की। इसका होगा फोलिसिस। ये इंग्लिश शब्द है। फोलिसिस का मतलब होता है पुराने औजार, हड्डी उड्डी का अवशेष से पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं। फॉसिल्स की। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी के घाटी में मिलता है। वहीं पर मानव सबसे पहले, मानव का पाले यहीं पर पाया गया था, इसलिए कहा जाता है कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी के घाटी में। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका नागदा। ताम्रपसाड़ मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहाड़ और गिलुंड। गुफ्रकला निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका स्वात घाटी। गुफ्रकराल कहाँ स्थित है? स्वात घाटी में स्थित है। निम्नलिखित में किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तांबे के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आहाड़ से। याद रखिएगा, तांबे के प्रयोग का साक्ष्य यानी कि सबसे पहले कैसे पता चला कि तांबे का प्रयोग होता था? इसका साक्ष्य मिला है आहाड़ से। इतना ही कल देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जिस बुक का रिव्यू दिखाना हो, या फिर किसी भी बुक का ऑब्जेक्टिव, या फिर कोई भी जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का कोई भी बड़ी बड़ी बुक का अगर यदि आपको वीडियो के थ्रू रिवीजन करना है तो इस चैनल का रिवीजन कर लीजिए और कमेंट में उस पुस्तक का नाम डाल दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।